हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के एसएसटी के एग्ज़ाम में किस तरह से हम कॉपी लिखें ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और हमारे मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आएँ। तो वो बताने से पहले मैं आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एसएसटी का सैम्पल पेपर पब्लिश किया जाता है, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा और उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ए में 20 MCQs पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क का होता है, और सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, और सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसी तरह से सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। आगे सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और सेक्शन एफ में मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि टोटल 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप इस सैम्पल पेपर को भी देख सकते हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मैंने इस सैम्पल पेपर से एक आंसर कॉपी लिखी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि हम कॉपी कैसे लिखें और हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें मैंने किस तरह से आंसर रिप्रेजेंट किया है, आप भी इसी तरह से अगर आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए हम शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट आपको पेज के मिड में लिखना है, इसको एक सिंगल अंडरलाइन करना है, और जो लेफ़्ट मार्जिन होता है उसके लेफ़्ट में सिर्फ आप आंसर और जो भी नंबरिंग है वो नंबरिंग यहाँ पर लिख दें। बाकी आप ज़्यादा कुछ ना लिखें, इस साइड पर सिर्फ नंबरिंग करें। ANS शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अंडरलाइन भी एक सिंपल तरीके से करें ताकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहे। और जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन का, जैसे कि अगर आप सैम्पल पेपर में देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 का A ऑप्शन करेक्ट है, B ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले आप यहाँ पे B लिखें और फिर उसमें जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो पूरा स्टेटमेंट आप एज इट इज़ लिखें। फिर आपको इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपको ईच आंसर के बाद एक लाइन छोड़नी है जिससे कि आपका ईच आंसर एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, किसी तरह की कंजेशन ना हो। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको किसी तरह की कंजेशन की वजह से वो आपका कोई आंसर मिस ना कर जाए, वो सारे आंसर आपके चेक कर पाए। तो इस तरह से आप MCQs को अटैम्प्ट करें। क्लियर राइटिंग लिखें, अच्छा राइटिंग लिखें, सिंपल तरीके से लेटर्स बनाएं, किसी तरह की कोई ओवर राइटिंग या ओवर एक्टिंग ना करें। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का रहता है। तो अब आप ये भी बात ध्यान रखिए कि एग्जामिनर के सामने आप नहीं जाते हैं बल्कि आपकी कॉपी जाती है, तो आप कॉपी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो आप अपनी कॉपी को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें जिससे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट रहे शुरू से लेके लास्ट तक और आपको अच्छे मार्क्स मिलें। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन 20 तक MCQ सॉल्व किए हैं, लिखे हैं इनके आंसर्स, और आप देख सकते हैं कितना क्लियर तरीके से मैंने लिखा है। ऐसे ही आप भी कोशिश करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। नेक्स्ट यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन बी शुरू करते हैं, और सेक्शन बी में आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये सेक्शन टोटल 8 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 21, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लिख दिया करें। जैसे इस तरह से मैंने उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके स्टेटमेंट लिख दिया है। फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स पूछे थे, तो मैंने यहाँ से एक लाइन आप यहाँ से छोड़ दें, जो भी स्टेटमेंट दिया था उसको पूरा कर लें जहाँ तक वो हो रहा है। वहाँ से एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ से इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे, ठीक है, और बहुत क्लियर तरीके से लिखा।
और जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन ज़रूर करें, जिससे कि एग्जामिनर को पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ आपके कीवर्ड्स को पढ़ें और आपको अच्छे मार्क्स दें। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 यहाँ से मैंने लिखा, कुछ लाइंस में मैंने इसको कंप्लीट किया, 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, एक जो स्टेटमेंट गिवन था उसमें और कुछ जो एग्जाम्पल्स मैंने अपनी तरफ से ऐड किए उनमें। इसके बाद मैंने क्वेश्चन 22 में ए और बी में इंटरनल चॉइस है, तो आप या ए करें या अटैम्प्ट, या फिर आप बी अटैम्प्ट करें। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, जो भी इंटरनल चॉइस वाले मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो आपको एकदम ईजी लगता है, जिसमें आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अटैम्प्ट 22 का बी किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन था कि न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस हमें लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक यूरोप का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें एक आयरलैंड का भी एग्जाम्पल लिया है। तो मैंने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखा है। अब आप इस बात का ख्याल रखें कि एसएसटी में अगर आप आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में आसानी होती है, और जब आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप कोशिश करें कि अपने आंसर्स को पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखकर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, जिस तरह से मैंने आपके सामने लिखा है। और हर पॉइंट यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसके बाद मैंने एक लाइन स्किप की है, फिर उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है। तो आप भी इसी तरीके को अपनाएं, तो आपकी कॉपी एक अच्छा असर डालेगी एग्जामिनर के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे क्वेश्चन 21 कंप्लीट किया था उसका आंसर, तो मैंने उसके बाद 2 लाइन यहाँ पर स्किप की हैं। लाइन स्किप करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी कॉपी में किसी तरह की कंजेशन ना हो और एग्जामिनर के नज़र में हर एक आंसर आपका सेपरेट रहे, जिससे कि वो ये ना समझे कि ये एक सेम ही आंसर है, तो फिर वो उसमें आपकी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप हर आंसर में थोड़ा एवरी 2 आंसर के बीच आप अगर गैप रखते हैं तो उससे ईच आंसर आपका सेपरेट हो जाता है, जिस तरह से मैंने किया। तो आप गैप ज़रूर रखें, इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद क्वेश्चन 23 मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया। क्वेश्चन 23 का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट मैंने इसका यहाँ पर आगे लिखा है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन 24 था, उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स बताने थे। तो क्वेश्चन 24 आप देख सकते हैं। आप चाहें तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन 24 था, इसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स पूछे हैं। यहाँ से कुछ मैंने 2 वैलिड पॉइंट्स लिख दिए हैं। और इस बात का भी ख्याल रखें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर करें, जिससे आपका एक अच्छा इफेक्ट रहे और एग्जामिनर को आपके पूरे आंसर को पढ़ने की ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ आपके कीवर्ड्स को ही देखकर आपको मार्क्स दे दे। उसके बाद मैंने यहीं से सेक्शन सी शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो सेक्शन सी को नेक्स्ट पेज से शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है, जैसे कि मेरे पास काफ़ी स्पेस था, तो मैंने सेक्शन सी यहीं से शुरू कर दिया है, मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं गया था। अब आप देख सकते हैं कि उसका पहले मैंने आंसर 25 लिखा, तो आंसर 25 को मैंने 1 2 3 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अब आप इस बात का भी ख्याल रखें, अगर किसी तरह की आपके लिखने में कोई मिस्टेक होती है तो आप ज़्यादा उसको कटिंग ना करें। जिस तरह से मुझे यहाँ पे टी नहीं लिखना था, तो मैंने सिर्फ उस पर 2 लाइन्स बना दी हैं, ठीक है। और बाकी वही कि अंडरलाइन करें और आंसर को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, जिससे कि क्लियर रहे वो कॉपी आपकी और एक अट्रैक्टिव रहे कॉपी। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन 26 में इंटरनल चॉइस थी, तो मैंने उसमें ए किया, और जो भी कीवर्ड्स थे उनमें सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने अपना आंसर लिखा है। आंसर 27 जो है, इसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें डिफाइन एग्रीकल्चरल टर्म यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की आपके जियोग्राफी में जो हैं, तो वो सारे टर्मिनोलॉजी आप इस तरह की वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो मैंने इस तरह से हॉर्टिकल्चर लिखा। बाकी और जैसा स्टेटमेंट था वो पूरा लिखा और इसको अंडरलाइन किया, बिकॉज इस पर आपका एक 1 मार्क आपको सेपरेटली मिल जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स पूछे, तो मैंने कुछ फीचर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनको भी मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप ज़रूर लिखें। आंसर 28 किया है मैंने, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट पर कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और हर पॉइंट के बीच में मैंने, आप देख सकते हो कि एक एक लाइन छोड़ी है, जिससे कि वो क्लियर है, और कीवर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है।
उसके बाद आंसर 29 में कुछ रीजंस पूछे थे, तो मैंने यहाँ पर 3 रीजंस लिखे हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है तो बेहतर है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज से ही करें। इसके बाद चलते हुए आगे मैं सेक्शन डी पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से हमारे लॉन्ग आंसर्स शुरू होते हैं। तो सेक्शन डी में आंसर 30 में ए और बी इंटरनल चॉइस थी, तो मैंने ए को चुना। इस बात का आप ख्याल रखें कि जिसमें आप आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उसी को ही चुनें। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा। तो एक तो इसमें स्टेटमेंट गिवन था, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी। एक सम इसमें मेजरमेंट्स पूछे हैं, तो सम मेजर्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है। उसके बाद कुछ जो भी पॉइंट्स की फॉर्म में मैं अपना आंसर लिख सकता था, तो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में अपना आंसर लिखा, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए। और हर पॉइंट के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, तो इससे एक क्लियर कॉपी हमें नज़र आती है और देखने में अच्छी लगती है। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़त्म कर दिया। मैंने 2 लाइन्स स्किप की। फिर नेक्स्ट आंसर के लिए मैंने जो इसमें एक ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में कुछ पूछा था, तो वो मैंने हेडिंग के रूप में उसको लिख दिया है। ट्रीटी ऑफ वियना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्लोज रखा है। तो उसके बारे में कुछ लिखा है। उसके कुछ की फीचर्स भी लिखे हैं यहाँ पे। पहले तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद मैंने उसके की फीचर्स लिखे हैं। तो की फीचर्स में एक पॉइंट मैंने इस पेज पर लिखा है और नेक्स्ट पॉइंट्स मैंने इस पेज पर लिखे हैं। इसी तरह से आंसर 32 मैंने अटैम्प्ट किया। तो इसमें भी एक स्टेटमेंट था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। तो पहले वो मैंने स्टेटमेंट लिखा। उसके बाद मैंने एक लाइन स्किप की। तो उस इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे। यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं साथ ही साथ। फिर नेक्स्ट मैंने आंसर 33 लिखा। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पूछा, उनकी क्या हमारी सोसाइटी के लिए एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ से लिखा है। पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने अपने आंसर को कंप्लीट किया। तो लॉन्ग आंसर्स यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ से सेक्शन ई शुरू होता है आपका। केस बेस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। तो केस बेस स्टडी के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा परेशान ना हो। उसमें आप अपनी जो सिचुएशन, आपको जो पैराग्राफ गिवन है, पहले उसको ध्यान से रीड करें, अच्छे से रीड करें, उसको समझें। और फिर जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो उसमें आप इस तरह से एक शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग आंसर को ना लिखें, की पॉइंट्स की फॉर्म में अपने आंसर को लिख दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट में वाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रॉलाट एक्ट, तो इसको मैंने सिंपल एक कीवर्ड्स इसके अंडरलाइन कर दिए हैं। और सेकंड में इसके इफेक्ट पूछे थे, तो मैंने 2-3 यहाँ पर इफेक्ट्स लिख दिए हैं। और साथ में हाउ डिड महात्मा गांधी रिस्पॉन्ड टू द रॉलाट एक्ट, तो महात्मा गांधी ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से आप भी इसको अटेम्प्ट करें। तो जो केस बेस स्टडी है वो आप उसका कोई भी क्वेश्चन है उसको एक सेपरेट पेज पर रखें। हर क्वेश्चन को सेपरेट पेज पर करें। ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़कर या नीचे थोड़ी जगह छोड़ सकते हैं, बीच में छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो आंसर चेकिंग में एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से मैंने इसका आंसर 35 लिखा है। उसके 3 पार्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको कंप्लीट किया। तो ये स्पेस मैंने छोड़ दिया है, मैं नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया हूं। तो वहां से मैंने आंसर 36 लिखा है, आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने तीनों पार्ट्स कंप्लीट किए हैं उसके। इसके बाद सेक्शन एफ में आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मैप होता है। तो मैप में कुछ प्लेसेस पहले से लोकेटेड मार्क किए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लेस ए और प्लेस बी मार्क किए गए हैं। तो प्लेस ए और प्लेस बी के नेम क्या हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है द प्लेस वेयर द पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस, कि द प्लेस वेयर द पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस, की सत्याग्रह किस प्लेस पर हुआ था, तो उसको प्लेस ए से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो प्लेस ए ये खेड़ा एक एरिया है जो कि गुजरात स्टेट में आता है। तो खेड़ा और स्टेट का नेम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे गुजरात। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन बी में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट दिस प्लेस, तो ये हुआ था आपका कैलकाटा में। तो ये बी पॉइंट पर जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं यहाँ पर बी और कैलकाटा लिख देता हूँ। इसके बाद 2 क्वेश्चन तो इस तरह के इसमें थे, आप देख सकते हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर में गिवन थे। फिर उसके बाद 37 के बी क्वेश्चन में
ये 4 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र, तो आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र ये पुणे है। तो पहले यहाँ पर आप अपने आंसर्स लिखें पहले कॉपी पर आगे। और आ कोल माइन इन झारखंड बोकारो लिख चुका हूँ मैं। और इसी तरह से द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, इसका भी आंसर लिख चुका हूँ मैं, टेहरी डैम। अगर आपको एग्जाम में मैप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया का पॉलिटिकल मैप अगर आपको इस तरह से मिले, एक आउटलाइन मैप, तो आप तो उसको कॉपी में लगाना होता है। वैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैप नहीं मिलता है, तो आपको एक पेंसिल से आउटलाइन मैप इंडिया का बनाना होगा और जो ये प्लेसेस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने होंगे। तो इन बातों का ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों को अपने आंसर राइटिंग में अपनाते हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने के MCQ सही हो जाते हैं 20 आउट ऑफ 20, तो फिर आपके 80 आउट ऑफ 80 भी मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप इस तरह से कॉपी को लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसी तरह से कॉपी ख़रीद कर और एक सैम्पल पेपर से या आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं CBSE एकेडमिक की। तो वहाँ से आप इस तरह से एक सैम्पल पेपर ज़रूर लिख कर देखें, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें कहाँ कैसे लिखना होता है, कहाँ हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।